दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिश्रा और आहूजा परिवार का डर। आकर्ष पर गुस्सा होने के साथ साथ मुकुंद को सुप्रिया पर भी गुस्सा आ रहा था। सभी के सामने एक अनजान व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसने उनके मिश्रा परिवार की बेइज्जती तो करवा दी थी। अब अगर मामले को संभालना था तो इसके लिए सुप्रिया को कड़ी सजा दिलवाना जरूरी था। बस इसी इरादे के साथ मुकुंद वापस मिश्रा परिवार के महल के लिए रवाना हो गया। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में कौशल अपने परिवार के 2 एल्डरों के साथ बदला लेने आ चुका था। लेकिन जब वह वहां पर पहुंचा और उसने लोगों की बातें सुनी तो पूरी तरह से चौंक पड़ा। सुप्रिया उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे यहां से लेकर गई। कौशल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह काफी लंबे समय से सुप्रिया को जानता था तो उसको काफी अच्छे से समझता था। आज से पहले सुप्रिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया था कि सुप्रिया ने एक अनजान व्यक्ति का हाथ पकड़ा। उस लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने सभी के सामने एक अनजान व्यक्ति को हाथ पकड़ा। क्या वह यह भूल गई कि वह अब आहूजा परिवार की बहू बनने वाली है? कौशल के साथ आए पहले एल्डर ने गुस्से में गरजते हुए कहा, छोटे प्रमुख, हमें जाकर इस बारे में कुल प्रमुख से बात करनी होगी। अब यह मामला सिर्फ एक लड़ाई का नहीं है। यहाँ पर हमारे आहूजा परिवार की इज्जत दांव पर लगी हुई है। दूसरे एल्डर ने कौशल से कहा। हालांकि कौशल ऐसा चाहता तो नहीं था, लेकिन उसे भी पता था कि वह खुद बदला लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसे अपने पिता की मदद लेनी ही होगी। गुस्से में दांत पीसते हुए वह उन दोनों एल्डरों के साथ अपने आहूजा परिवार के महल की तरफ रवाना हो गया। आहूजा परिवार के कुल प्रमुख का नाम कौशिक था, जो इस समय अपने बेटे की बात ध्यान से सुन रहे थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी होने वाली बहू ने सभी के सामने एक अनजान व्यक्ति का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने महल में चली गई है, तो उनका भी चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उस लड़की की यह हिम्मत! ऐसा करते हुए उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। कौशिक ने गुस्से में गरजते हुए कहा, कुल प्रमुख, इसके लिए हमें स्पष्टीकरण तो लेना होगा। पूरा शहर जानता है कि मिश्रा परिवार की वह लड़की हमारे छोटे प्रमुख की पत्नी बनने वाली थी। अब पूरे शहर में यही बात हो रही है कि उस लड़की ने सभी के सामने एक लड़के का हाथ पकड़ लिया। लोग हम पर हंस रहे हैं। अगर हमने भी इस पूरी घटना को नजरअंदाज कर दिया तो यहाँ पर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? पहले एल्डर ने कहा। हाँ कुल प्रमुख, न सिर्फ हमें स्पष्टीकरण लेना होगा बल्कि उस लड़की को इसकी सजा भी देनी होगी ताकि आगे से कोई हमारे आहूजा परिवार पर उंगली उठाने से भी डरे। दूसरे एल्डर ने भी गुस्से से भरे स्वर में कहा, मैं आप दोनों की बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन यह इतना सरल भी नहीं है जितना लग रहा है। सुखदीप अपनी बेटी सुप्रिया को इतनी आसानी से हमारे हवाले नहीं करेगा। हमें कोई कठोर रास्ता अपनाना होगा। कुल प्रमुख कौशिक ने गंभीर स्वर में कहा। दोनों परिवारों की ताकत लगभग बराबर थी, तो सिर्फ इस एक घटना के लिए दोनों परिवारों का आपस में लड़ना ठीक नहीं था। मेरे विचार से तो कुल प्रमुख आपको खुद मिश्रा परिवार के महल में जाना चाहिए और उनसे स्पष्टीकरण लेना चाहिए। आज अगर हमने दबाव नहीं दिया तो आगे कभी भी मिश्रा परिवार हमसे डरेगा नहीं। पहले एल्डर ने कहा, मिश्रा परिवार को पता चलना चाहिए कि उनकी औकात क्या है। ऊपर से यहाँ पर तो हमारी कोई गलती भी नहीं है। सारी गलती उस लड़की की है तो माफी भी मिश्रा परिवार मांगेगा, इसका निवारण करने के लिए संपत्ति भी देगा,
उस लड़की को हमारे हवाले भी करेगा और हमसे संधि करने के लिए घुटनों के बल बैठकर हमसे निवेदन भी करेगा। दूसरे एल्डर ने कर्कश स्वर में कहा। कौशल यह सब कुछ सुन रहा था। जो कुछ हो रहा था उसके लिए वह काफी ज्यादा खुश था। उसका तो बदला पूरा होने जा रहा था, फिर उसको क्या आपत्ति हो सकती थी। कौशल बेटा, तुम बाहर जाकर इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में वरिष्ठ एल्डर और द्वितीय एल्डर के साथ तुमसे आकर मिलता हूँ। उसके बाद हम सब एक साथ मिश्रा परिवार के महल में जाएंगे। तुम्हारा बदला आज ही पूरा होगा। उस लड़के को जब तक मैं खुद अपने हाथों से खत्म नहीं कर देता तब तक मेरे कालेजे को भी ठंडक नहीं मिलेगी। कौशिक ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा और फिर उसे बाहर जाने का इशारा किया। यह सुनकर कौशल की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। वो जानता था कि वह आकर्ष की बराबरी नहीं कर सकता है, लेकिन अब जब उसके पिता इसमें मदद करने के लिए तैयार थे तो उसे पूरा विश्वास था कि आकर्ष जिंदा नहीं बच पाएगा। आहूजा परिवार के कुल प्रमुख शैल मंडल के पहले स्तर के योद्धा थे। यह बात आकर्ष को भी पता नहीं थी। वैसे अगर पता होती तो भी वह उनको गंभीरता से नहीं लेने वाला था, क्योंकि शैल मंडल के पहले स्तर का योद्धा उसके सामने वैसे भी कुछ नहीं था। जब कुल प्रमुख कौशिक ने इस बारे में अपने परिवार के वरिष्ठ एल्डर और दूसरे एल्डर से बात की तो वह दोनों भी गुस्से से उबल पड़े। स्पष्टीकरण उन्हें भी चाहिए था, तो कुल प्रमुख और बाकी कुछ सदस्यों के साथ वह सभी मिश्रा परिवार के महल के लिए रवाना हो गए। इधर मिश्रा परिवार के महल में सुप्रिया वापस अपने भवन में लौट चुकी थी। आकर्ष ने जब उसके कदमों की आहट सुनी तो अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर देखा। तुमने अपने पिता को मेरा नाम बताया? आकर्ष ने पूछा। यह बात आकर्ष को भी काफी अच्छे से बताते कि उसका नाम अधिकांश लोगों के जीवन में मुसीबत ही लेकर आता है। यहाँ पर भी उसके काफी ज्यादा दुश्मन थे। यह दुश्मन ऐसे थे कि शहर का कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं सकता था। सिर्फ आकर्ष ही जानता था कि वह किस तरह से उन सभी की नजरों से बचकर यहाँ पर आया था। नहीं, मैंने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, रेस्टोरेंट में क्या कुछ हुआ था। उन्होंने कहा है कि वह अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे कि आहूजा परिवार तुम्हें निशाना ना बनाए। लेकिन सुप्रिया ने जवाब दिया। पर जब वह अपनी बात खत्म करने वाली थी तब अचानक से उसकी आंखों में संकोच दिखने लगा। आकर्ष को समझने में देर नहीं लगी कि वह क्या कहना चाहती है, तो उसने खुद ही सामने से जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा वह पर्याप्त है। रही बात आहूजा परिवार की, तो उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या? जैसे ही आकर्ष ने अपनी बात खत्म की, अचानक से एक कर्कश आवाज उसे और सुप्रिया को सुनाई पड़ी। दोनों ने एक साथ आवाज के स्रोत की तरफ देखा तो पाया कि सामने से मुकुंद अपने कुछ साथियों के साथ चलते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा था। मुकुंद कुल प्रमुख का छोटा भाई जरूर था, लेकिन उनका रिश्ता इतना करीबी नहीं था। मुकुंद के दादाजी और कुल प्रमुख के दादाजी दोनों दूर के चचेरे भाई थे। मुझे तो लगा था कि इतनी बड़ी गलती करने के बाद तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आएगी, लेकिन तुम तो अभी भी बिल्कुल शर्मिंदा होकर इस लड़के के साथ बातें कर रही हो। अपनी इज्जत की तो तुम्हें चिंता नहीं है, पर कम से कम मिश्रा परिवार की तो चिंता कर लेती। मुकुंद ने गुस्से से भरे स्वर में सुप्रिया से कहा। आकर्ष को अभी तक इस व्यक्ति का परिचय तो नहीं मिला था, लेकिन जिस प्रकार से उसने आरोप लगाया था और वह सुप्रिया के साथ बात कर रहा था, उससे आकर्ष को इतना जरूर समझ में आ गया था कि यह व्यक्ति सुप्रिया के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं है। कैसी शर्म? मैंने कोई गलती नहीं की है, सुप्रिया ने हल्के गुस्से से भरे स्वर में जवाब दिया। तो तुम्हारे इस प्रेमी को क्या मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ?
मुकुंद ने कहा। मुकुंद, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। यह मेरा अच्छा दोस्त है, कोई प्रेमी नहीं। सुप्रिया ने अब की बार गुस्से में गरजते हुए कहा। हाँ 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 हाँ, तुमने कहा और मैं मान लूंगा। पूरा शहर यही बात कर रहा है, किस किस को इस बारे में स्पष्टीकरण दोगी? मुकुंद ने सुप्रिया से कहा। इसके बाद उसने आकर्ष की तरफ देखा और उसे धमकाते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, तुमने यह सही नहीं किया। तुम्हें सच में लगा था कि यह लड़की तुम्हें बचा लेगी? यहाँ पर आकर तुमने अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है लड़के। इतना कहकर वह आकर्ष पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ने लगा, पर ठीक तभी किसी और की आवाज उसे सुनाई पड़ी। मुकुंद, उसे फिलहाल के लिए छोड़ दो। सभा कक्ष में आहूजा परिवार के कुल प्रमुख, उनका दूसरा बेटा, वरिष्ठ एल्डर और दूसरे एल्डर आए हुए हैं। उन्हें इस मामले में स्पष्टीकरण चाहिए। अगर तुमने इस लड़के को कुछ कर दिया तो फिर हम आहूजा परिवार को क्या जवाब देंगे? यह आवाज एक बुजुर्ग एल्डर की थी। यह मुकुंद का ही एक साथी था, आकर्ष। उस एल्डर की बात सुनकर सुप्रिया थोड़ी सी घबरा गई और उसने डरते हुए आकर्ष की तरफ देखा। ऐसे लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है जो अपनी जान बचाने के लिए एक महिला को आगे कर दे। रही बात आहूजा परिवार की, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें स्पष्टीकरण चाहिए, चलो फिर हम जाकर उन्हें स्पष्टीकरण देते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि आहूजा परिवार क्या करता है। आकर्ष ने बिल्कुल शांत स्वर में सुप्रिया से कहा। वैसे तो मुकुंद का आरोप लगाना गलत था, लेकिन इसको लेकर आकर्ष ने कुछ भी नहीं किया। उसके हिसाब से यह सुप्रिया के परिवार का आपसी मामला था। कम से कम सुप्रिया को अपना खुद का पक्ष लेना आना चाहिए था। हाँ, अगर सुप्रिया को मदद की जरूरत पड़ी तो वह अपनी तरफ से मदद करने वाला था। सुप्रिया, सभा कक्ष किस ओर है? आकर्ष ने सुप्रिया से पूछा। आकर्ष, तुम डॉट। आकर्ष का सवाल सुनकर सुप्रिया चिंता में पड़ गई। मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा। बस यह बताओ सभा कक्ष किस ओर है? आकर्ष ने फिर से अपना सवाल दोहराया। अब की बार सुप्रिया कुछ कह नहीं पाई। उसने बस अपने हाथ से इशारा कर दिया। इशारा मिलते ही आकर्ष सुप्रिया के साथ वहां से रवाना हो गया। इस समय पर मुकुंद भी हैरान था। उसके लिए भी यह चौंकाने वाला था कि आखिर आकर्ष सब कुछ जानते हुए खुद से सभा कक्ष की तरफ क्यों जा रहा है। मुझे क्या सजा तो इसे मिलनी है, मुकुंद ने मन ही मन अपने आप से कहा और फिर आकर्ष व सुप्रिया के पीछे पीछे सभा कक्ष के लिए रवाना हो गया। पूरे रास्ते में सुप्रिया की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। कुछ ही देर में वह सभी सभा कक्ष के बाहर पहुंच गए। वहां पर पहले से ही 3 लोग उनका इंतजार कर रहे थे। बीच में एक मध्य अवस्था का आदमी खड़ा था और उसके दोनों तरफ 2 बुजुर्ग अवस्था के आदमी खड़े थे। मध्य अवस्था के आदमी को तो आकर्ष ने देखते ही पहचान लिया, क्योंकि उस मध्य अवस्था के आदमी की आंखों में सुप्रिया को देखते ही सौम्यता उभर आई थी। इस प्रकार की सौम्यता सिर्फ एक पिता की आंखों में हो सकती थी। इसी से आकर्ष ने अनुमान लगाया कि वह मध्य अवस्था का आदमी सुप्रिया का पिता सुखदीप होना चाहिए। पिताजी। अपने पिता को देखते ही सुप्रिया ने उन्हें प्रणाम किया, जिस पर सुखदीप ने भी हल्का सा मुस्कुराकर प्रणाम का जवाब दिया। पिताजी, इसी के बारे में मैं बता रही थी। सुप्रिया ने अब आकर्ष का परिचय अपने पिता से करवाया। प्रणाम कुल प्रमुख। आकर्ष ने प्रणाम किया। प्रणाम। मेरी बेटी ने तुम्हारे बारे में बताया था, पर तुम्हारे नाम के बारे में मुझे अभी भी नहीं पता।
क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? इधर उधर की बातें ना करते हुए कुल प्रमुख ने आकर्ष से सीधा सवाल किया। मेरा नाम अंश है और मैं यहां से बहुत दूर के एक स्थान से आया हूं, आकर्ष ने जवाब दिया। अभी उसने जो जवाब दिया था उसमें दूर स्थान का मतलब था निम्नतल। लेकिन जब मिश्रा परिवार के सदस्य ने यह जवाब सुना तो उन्हें गलतफहमी हो गई और उन्हें लगने लगा कि वह उच्चतल के किसी दूर के क्षेत्र से आया है। इस गलतफहमी ने उन्हें काफी ज्यादा निराश कर दिया। सुखदीप के दोनों तरफ जो बुजुर्ग अवस्था के आदमी खड़े थे उनमें से एक तो परिवार के वरिष्ठ एल्डर से और दूसरे परिवार के द्वितीय एल्डर थे। आकर्ष का परिचय सुनकर वरिष्ठ एल्डर तो थोड़े निराश हुए, लेकिन द्वितीय एल्डर की आंखें चमक उठी, जिसको आकर्ष ने भी देख लिया। कुल प्रमुख, अब हमें अंदर चलना चाहिए। आहूजा परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं, मुकुंद ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा। तुम सभी जा सकते हो। मुकुंद की बात खत्म होते ही वरिष्ठ एल्डर ने मुकुंद के साथ आए बाकी सभी एल्डरों से कहा। इसके बाद कुल प्रमुख, वरिष्ठ एल्डर, दूसरे एल्डर, मुकुंद, आकर्ष और सुप्रिया, यह 5 लोग सभा कक्ष के भीतर दाखिल हुए। अंदर पहले से ही 4 लोग उनका इंतजार कर रहे थे। इनमें सबसे आगे आहूजा परिवार का कुल प्रमुख कौशिक खड़ा था। उसके पास में उसका बेटा कौशल, उनके परिवार के वरिष्ठ एल्डर और दूसरे एल्डर खड़े थे। दोनों परिवारों के उच्च अधिकारियों के आमने सामने आते ही माहौल काफी ठंडा हो गया। कुछ देर के लिए तो सभा कक्ष में एक अजीब सा सन्नाटा छा चुका था। लगभग 2 मिनट के सन्नाटे के बाद आहूजा परिवार के कुल प्रमुख कौशिक ने बात शुरू करते हुए कहा। सुखदीप, तुम्हारी बेटी ने कुछ ऐसा कर दिया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता ही होगा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। क्या इसको लेकर तुम्हें कुछ कहना है? जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो कौशिक, मिश्रा परिवार के कुल प्रमुख सुखदीप ने जवाब दिया। अब साफ क्या कहना है? साफ कहने के लिए बचा क्या है? तुम्हारी बेटी भरे बाजार में एक लड़के का हाथ पकड़कर उसे महल में लेकर आती है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे क्या कहना है। क्या अब मुझे इसके बारे में अलग से बताने की जरूरत है? कौशिक ने कहा। कुल प्रमुख कौशिक बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पूरे मामले में गलती हमारी है। इससे पहले कि कुल प्रमुख सुखदीप खुद कोई जवाब देते, पास में खड़ा मुकुंद बीच में बोल पड़ा। उसका इस तरह से बीच में बोलना सुखदीप और मिश्रा परिवार के वरिष्ठ एल्डर दोनों को अच्छा नहीं लगा। दोनों की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। वहीं दूसरी तरफ आहूजा परिवार के कुल प्रमुख कौशिक ने जब देखा कि मिश्रा परिवार का ही एक बड़ा अधिकारी उनके पक्ष में बोल रहा है तो उनकी आंखें तो खुशी से चमकने लगी। उन्होंने हंसते हुए कहा, सुखदीप, तुम्हारी जगह इस मुकुंद को कुल प्रमुख होना चाहिए था। कम से कम इसे यह तो समझ है कि क्या गलत है और क्या सही। बिल्कुल, इसे इस परिवार का कुल प्रमुख होना चाहिए था ताकि न सिर्फ यह मिश्रा परिवार को खत्म करवाता बल्कि राठौड़ परिवार के साथ मिलकर तुम्हारे परिवार को भी कब का खत्म करवा चुका होता। कम से कम यह तो देख लो कि किसके कंधे पर तुम हाथ रखकर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। जो अपने परिवार का समर्थन नहीं कर पा रहा है, तुम्हें लगता है यह किसी भी परिवार का सदस्य कहलाने के योग्य है। कुल प्रमुख कौशिक की बात खत्म होते ही आकर्ष ने तपाक से जवाब दे दिया। मामला अब इतना आगे बढ़ चुका था कि अब अगर वो बीच में हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे पक्का पता था कि मिश्रा परिवार पर ही आरोप लगने वाला था, क्योंकि परिवार के सदस्य ही बाहर के लोगों का समर्थन करने लगे थे। तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार किसने दिया? अपनी बेइज्जती सुनकर मुकुंद गुस्से से उबल पड़ा। इस हिसाब से तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार किसने दिया?
आकर्ष ने मुकुंद से कहा, तुम इस परिवार के सदस्य नहीं हो कि इस मामले में हस्तक्षेप करो। अब की बार मिश्रा परिवार के दूसरे एल्डर ने मुकुंद का समर्थन करते हुए कहा, परिवार के प्रति तुम्हारी यह वफादारी थोड़ी देर पहले कहां पर गई थी जब यह बाहर के परिवार का साथ दे रहा था। तब तो तुमने कुछ नहीं बोला, और अब ज्ञान किसे दे रहे हो? तुम्हारे परिवार के कुल प्रमुख नहीं बोले, वरिष्ठ एल्डर ने कुछ नहीं कहा, फिर तुम कौन होते हो बीच में मुझे सुनाने वाले? क्या इस परिवार में तुम्हारा स्थान इन दोनों से बड़ा है? आकर्ष ने कर्कश स्वर में दूसरे एल्डर को सुनाते हुए कहा। यह सुनकर दूसरे एल्डर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन वो आगे कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसे भी पता था कि कुल प्रमुख और वरिष्ठ एल्डर के होते हुए उसका बीच में बोलना गलत था। हरामखोर, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे परिवार के महल में आकर मुझे सुना रहा है? एक बार बस महल से बाहर निकल, उसके बाद तुझे बताता हूं। तुझे मौत की भीख मांगने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मैं भी इस परिवार का खून नहीं। परिवार के दूसरे एल्डर ने इस बार बिना किसी डर के सभी के सामने आकर्ष को धमकी देते हुए कहा। पहले वो डर रहा था, लेकिन एक ही क्षण पहले मुकुंद ने ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर उससे कहा कि वह दोनों परिवार के सदस्य हैं और अगर दोनों साथ में आकर्ष को निशाना बनाएंगे तो परिवार के कुल प्रमुख और वरिष्ठ एल्डर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बस इसी ने दूसरे एल्डर की हिम्मत बढ़ा दी। मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार बाहर मिल। मुकुंद ने भी सभी के सामने दूसरे एल्डर का समर्थन करते हुए कहा। आकर्ष को धमकी सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। दोनों ने जिस क्षण उसे धमकी दी उसी क्षण दोनों ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। वुश! तुरंत वह अपनी जगह से आगे बढ़ा और मुकुंद पर प्रहार कर दिया। स्विंग! अगले ही क्षण सभा कक्ष में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी आंखों के सामने का नजारा कोई भ्रम है या फिर वास्तविकता। सभा कक्ष में मुकुंद का शरीर खड़ा था मगर उसका सिर कटकर उसके धड़ से अलग हो चुका था। मुकुंद खुद को पता नहीं चला था कि कब उसे खत्म किया गया है। प्रहार की रफ्तार इतनी तेज थी कि आहूजा परिवार के कुल प्रमुख तक के चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। सबसे खराब हालात मिश्रा परिवार के दूसरे एल्डर की थी। उस पर इतना भयंकर दबाव लगा था कि वह सीधा घुटनों के बल जमीन पर गिर गया था। अब जाकर उसे समझ में आया था कि उसके सामने खड़ा योद्धा कितना ताकतवर है। अपनी गलती समझ में आते ही उसने वहीं पर अपना सिर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया और अपने किए के लिए माफी मांगने लगा। माफ कर दीजिए वरिष्ठ, माफ कर दीजिए, मैं अंधा था जो आपको देखा नहीं पाया, सुप्रिया को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि उनके परिवार के दूसरे एल्डर आकर्ष से इतना ज्यादा डर गए हैं। इधर आकर्ष को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अपनी तलवार के साथ वह सीधा परिवार के दूसरे एल्डर के सामने जाकर बैठा और भारी आवाज में बोला, अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे महल के बाहर आकर मिलने का कुछ कह रहे थे। मैंने वह धमकी ध्यान से सुनी नहीं थी। फिर से दोहराना क्या कह रहे थे? उसकी बात सुनकर मिश्रा परिवार का दूसरा एल्डर और भी ज्यादा घबरा गया। मुझसे गलती हो गई वरिष्ठ, आगे से ऐसा नहीं होगा, अगर आप मुझे जिंदा छोड़ देते हैं तो मैं जिंदगी पर आपका दास बनकर रहूंगा, दूसरे एल्डर ने लगभग रोते हुए कहा। लेकिन मुझे तुम्हारे जैसे कमजोर दास की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर सुप्रिया चाहे तो तुम्हें अपना दास बना सकती है, आकर्ष ने जवाब दिया। मालकिन! एकदम से दूसरे एल्डर के संबोधन करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया।
बिना एक भी पल का समय गवाए उसने सीधा अपने खून की एक बूंद प्रकृति को अर्पित की और साक्षी मानकर वचन दे दिया कि अब से वो जब तक जिंदा रहेगा सुप्रिया का दास बनकर रहेगा। सुप्रिया के लिए इस प्रकार की स्थिति पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। उसे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके परिवार के दूसरे एल्डर इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हैं। हाँ, उसे यह पता था कि आकर्ष की तलवारबाजी के कारण मुकुंद की मृत्यु हुई थी, लेकिन परिवार के दूसरे एल्डर मुकुंद से ताकत के मामले में बहुत आगे थे। सवाल ही नहीं था कि मुकुंद की मृत्यु के कारण वह आकर्ष से इतना ज्यादा डर जाएं। बेटा, दूसरे एल्डर को अपने दास के रूप में स्वीकार कर लो। तुम्हारा दोस्त अंश कोई सामान्य योद्धा नहीं है। उसने तुम्हारे लिए यह सब कुछ किया है ताकि सभी को डरा सके और बता सके कि तुम पर हाथ उठाने का मतलब है सीधा उससे दुश्मनी करना। देख नहीं रही, बाकी सभी इतने चुप होकर क्यों खड़े हैं? दूसरे एल्डर को दास के रूप में स्वीकार कर लो, वरना मुझे डर है कि तुम्हारा दोस्त अंश दूसरे एल्डर को मार डालेगा। कुल प्रमुख सुखदीप ने अपनी बेटी सुप्रिया के पास ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर उसे समझाया। अपने पिता की बात सुनने के बाद सुप्रिया ने बाकी सभी योद्धाओं की तरफ देखा। आहूजा परिवार के बारे में तो उसे पता नहीं था, लेकिन अपने मिश्रा परिवार के सबसे शक्तिशाली योद्धा के बारे में उसे अच्छे से पता था। मिश्रा परिवार के वरिष्ठ एल्डर भी इस समय बिल्कुल चुप होकर खड़े थे, जैसे उन पर दबाव लग रहा हो। अब उसे समझ में आया था कि आकर्ष वहां मौजूद योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली है। कालगढ़ शहर। मिश्रा परिवार के सभा कक्ष में इस समय बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मिश्रा परिवार के दूसरे एल्डर को उसका स्थान दिखाने के बाद अब आकर्ष की नजर आहूजा परिवार के सदस्यों पर पड़ी। धीरे धीरे वह उनकी तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर आहूजा परिवार के तीनों उच्च अधिकारियों की सांस थम गई। वह तीनों मिश्रा परिवार के दूसरे एल्डर की तरह घुटनों के बल बैठकर किसी प्रकार की माफी तो नहीं मांगने वाले थे, लेकिन यह बात भी सच थी कि तीनों इस समय इतने ज्यादा डरे हुए थे कि अगर आकर्ष एक आवाज लगा देता तो तीनों वहां से अपनी जान बचाकर भागने में एक पल की भी देरी नहीं करने वाले थे। तीनों की पीठ पसीने से पूरी भीग चुकी थी, लेकिन चेहरे पर उन्होंने ऐसा एक भी भाव प्रदर्शित नहीं किया जो यह दर्शा सके कि उन्हें आकर्ष से डर लग रहा है। कौशल ने जब यह देखा तो उसे गलतफहमी हो गई। उसे लगा कि आकर्ष ताकतवर जरूर है, लेकिन उसके पिता, परिवार के वरिष्ठ एल्डर और दूसरे एल्डर को उससे बिल्कुल भी डर नहीं है। यानी कि ताकत के मामले में वह उन तीनों से थोड़ा नीचे है। तो क्या कह रहे थे तुम लोग? यहां पर कोई शिकायत लेकर आए थे? मुझे लगा तुम तीनों मुझे अपने घर पर आने का आमंत्रण दे रहे हो। आकर्ष ने आहूजा परिवार के तीनों उच्च अधिकारियों की तरफ देखते हुए बिल्कुल शांत स्वर में पूछा। उसका यह सवाल सुनकर तीनों उच्च अधिकारियों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी सांसों पर नियंत्रण कर लिया हो। तीनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। तुम्हें घर पर आने का आमंत्रण कौन दे रहा है? हम तो तुम्हें यहां पर खत्म डॉट बैंग। तीनों के उम्मीद के विपरीत कौशल बीच में बोल पड़ा। अपनी गलतफहमी के चलते उसे अभी भी यही लग रहा था कि उनका पलड़ा भारी है, लेकिन उसके पिता कौशिक समझदार थे। उन्हें समझ में आ गया था कि उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो उनका यह हरामखोर बेटा उन तीनों को मरवा देगा। तो बिना ज्यादा सोचे उन्होंने सीधे अपने बेटे को लात मार दी। वह चाहते तो हल्की मार से उसे रोक सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनका बेटा इतनी छोटी मार से सुधरेगा नहीं। लात लगते ही कौशल को ऐसा लगा जैसे किसी भारी वस्तु से उसकी पीठ पर प्रहार किया गया है। वह सीधा मुंह के बल फर्श पर जा गिरा।
एक बार के लिए तो वह गुस्से से पूरा उबल चुका था, लेकिन जब उसने चेहरा घुमाकर दूसरी तरफ देखा और जानने की कोशिश की कि उसको लात किसने मारी है, तो वह चौंक पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके खुद के पिता ने उस पर इस तरह से प्रहार किया है। आपने मुझ पर प्रहार क्यों किया? कौशल ने बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह अपने पिता से शिकायत की। उसे अभी भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह अभी किस बड़ी मुश्किल से बचा है। स्लैप। जवाब में कौशिक ने अपने बेटे कौशल को एक जोर का थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वह खुद घुटनों के बल आकर्ष के सामने बैठ गया और कांपती हुई आवाज में बोला, वरिष्ठ, मुझे माफ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई। हमें आपके बारे में पता नहीं था। मेरा बेटा तो पागल है, वह कुछ भी बोलता रहता है। उसके शब्दों को गंभीरता से मत लीजिए। अच्छा, ऐसा क्या? तो फिर एक काम करो, प्रकृति को साक्षी मानकर वचन दो कि तुम्हारा इरादा मुझे खत्म करने का नहीं था। आकर्ष ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा। यह सुनकर कौशिक बिल्कुल चुप हो गया। सब कुछ जानते हुए वह झूठ कैसे बोल सकता था? आकर्ष के सामने तो चलो उसने झूठ कह दिया था, लेकिन वह खुद तो जानता था कि आकर्ष के साथ उसका क्या करने का इरादा था। सच मुझे भी पता है और तुम्हें भी। पर तुम्हें यह पता नहीं है कि जो लोग मुझे मारने का इरादा रखते हैं, मैं उन्हें बिना किसी दया के खत्म करता हूं। आकर्ष ने इस बार ठंडी आवाज में कहा। इसके बाद उसने कौशिक को बोलने का भी मौका नहीं दिया और उसका गला पकड़कर मरोड़ दिया। आहूजा परिवार के वरिष्ठ एल्डर, दूसरे एल्डर और कौशल तीनों के सामने कौशिक का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। केवल अब जाकर कौशल को समझ में आया था कि वह कितना बड़ा मूर्ख है। अगर उसे पहले पता होता कि सिर्फ रेस्टोरेंट में जाने के बाद उसके जीवन में इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा, तो वह कभी भी उस रेस्टोरेंट में नहीं जाता। अब उसे पछतावा होने लगा था। सबसे बड़ा पछतावा तो उसे इस बात का हो रहा था कि आखिर उसने सुप्रिया से शादी करने का फैसला ही क्यों किया। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? जो होना था वह तो हो चुका था। कौशल जानता था कि आकर्ष जैसा योद्धा उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो उसने आकर्ष से किसी भी प्रकार की दया की भीख नहीं मांगी। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। वरिष्ठ एल्डर, जिसने उसका रास्ता रोका था, उसे देखकर कौशल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक ही पल में उसके चेहरे पर कई प्रकार के भाव प्रकट हो गए थे। उसके खुद के परिवार के वरिष्ठ एल्डर ने उसे पकड़कर दुश्मन के हवाले कर दिया था। इससे ज्यादा दुख की बात उसके लिए और क्या हो सकती थी? वरिष्ठ, जो हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा है। पूरे आहूजा परिवार की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। हम तो कौशिक और इसके बेटे कौशल के बहकावे में आ गए थे। इन्हीं दोनों ने हमसे कहा था कि सुप्रिया ने एक लड़के का हाथ पकड़कर उसे अपने महल में लेकर गई थी। पूरे मामले की हमें कोई जानकारी नहीं थी। सुप्रिया हमारे परिवार की बहू बनने वाली थी, बस इसी कारण से हम नाराज हो गए और यहाँ पर स्पष्टीकरण लेने आए। लेकिन हमें इस बात की भनक तक नहीं थी कि इनका इरादा आपको खत्म करने का था। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो हम प्रकृति को साक्षी मानकर वचन देने के लिए भी तैयार हैं। परिवार के वरिष्ठ एल्डर ने कौशल को आकर्ष के हवाले करते हुए कहा। आकर्ष चुपचाप वरिष्ठ एल्डर की बात सुन रहा था। अभी तक उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। यह देखकर वरिष्ठ एल्डर को तुरंत समझ में आ गया कि आकर्ष क्या चाहता है। उन्होंने कौशल की गर्दन पकड़ी और बैंग, एक ही झटके में कौशल का काम तमाम कर दिया। इस घटना ने तो सभी के मन में और भी ज्यादा खौफ पैदा कर दिया था।
इस समय पर सिर्फ सुप्रिया ही ऐसी थी जो सबसे अलग सोच रही थी। अभी से पहले तो उसने आकर्ष के नाम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस घटना के बाद बार बार उसके दिमाग में आकर्ष का नाम घूमने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने यह नाम पहले भी कहीं पर सुना है। थोड़ा सोचने के बाद आखिरकार उसे याद आ गया कि उसने इस नाम को पहले कहाँ पर सुना था। आकर्ष, यह तो अग्नि गुरुकुल के उस नए योद्धा का नाम है जो 1 साल पहले ही गुरुकुल में आया था और आते ही उसने गुरुकुल में अपना एक विशेष स्थान बना लिया था। सुप्रिया ने मन ही मन अपने आप से कहा। अब उसे यह भी समझ में आने लगा कि आखिर क्यों आकर्ष ने उससे ऐसा कहा था कि उसके नाम के बारे में किसी को भी ना बताएं। वजह थी अग्नि गुरुकुल में मौजूद उसके दुश्मन। अगर उनको पता चल जाता कि आकर्ष यहाँ इस शहर में आया हुआ है तो वह उसे निशाना बनाने के लिए यहाँ तक आ जाते। जहाँ तक सुप्रिया को जानकारी थी तो आकर्ष अग्नि गुरुकुल का एक बहुत ही प्रतिभाशाली शिष्य था। उसके प्रसिद्ध होने की सबसे बड़ी वजह थी तेजी से हो रही उसकी ताकत में वृद्धि। एक सामान्य शिष्य से गुरुकुल का प्रमुख शिष्य बन जाना और पूरे उच्चतल की सबसे बड़ी शूरवीर सूची में 537वां स्थान हासिल करना, यह कुछ सामान्य बात नहीं थी। अभी के समय पूरे उच्चतल में आकर्ष का नाम प्रसिद्ध हो चुका था। लेकिन इस समय पर सुप्रिया को यह जानकारी नहीं थी कि आकर्ष का यह स्थान तो कब का बदला चुका था। अविनाश को हराने के बाद गुरुकुल की शूरवीर सूची में आकर्ष को दूसरा स्थान प्राप्त हो गया था और जो उच्चतल की सबसे बड़ी शूरवीर सूची थी उसमें अभी के समय उसका स्थान 421वां था। तुम लोगों को पछतावा हो रहा है। ठीक है, मैं तुम लोगों को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देता हूं। देखते हैं तुम लोग उस मौके का इस्तेमाल कर पाते हो या नहीं। आकर्ष ने आहूजा परिवार के दोनों एल्डरों की तरफ देखते हुए कहा और फिर सुप्रिया की तरफ देखने लगा। दोनों एल्डर पहले तो उलझन में पड़ गए कि आकर्ष क्या चाहता है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आकर्ष की नज़र सुप्रिया पर है तो उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें क्या करना होगा। मैं प्रकृति को साक्षी मानकर वचन देता हूं कि अब से मिश्रा परिवार के कुल प्रमुख सुखदीप की इकलौती बेटी सुप्रिया का जीवन भर दास बनकर रहूंगा। अगर कभी भी मेरे मन में उसको नुकसान पहुंचाने का ख्याल आता है या उससे गद्दारी करने का विचार आता है तो प्रकृति मेरा अस्तित्व मिटा सकती है। आहूजा परिवार के वरिष्ठ एल्डर ने प्रकृति को अपना खून अर्पित करते हुए वचन दिया। उनके पीछे पीछे परिवार के दूसरे एल्डर ने भी वचन दे दिया। यह नजारा देखकर सुखदीप को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आहूजा परिवार कोई सामान्य परिवार नहीं था। इस परिवार के वरिष्ठ एल्डर आहूजा परिवार के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। अगर वह खुद उनकी बेटी के दास बन चुके थे तो इसका मतलब तो यह हुआ था कि आहूजा परिवार अब पूर्ण रूप से उनके समर्थन में आ चुका था। अब जब मुसीबत का समाधान हो चुका था तो आकर्ष के भी वहां पर रुकने का कोई मतलब नहीं था। तो वह सभा कक्ष से बाहर निकला और वापस सुप्रिया के भवन के लिए रवाना हो गया। सुप्रिया भी उसके पीछे पीछे सभा कक्ष से बाहर चली गई। वापस लौटते समय सुप्रिया ने कुछ भी नहीं कहा। पूरे समय वह बिल्कुल चुप थी। यह देखकर आकर्ष को थोड़ा अजीब लगा। क्या हुआ? बड़ी शांत हो। कहीं इस बात का तो डर नहीं लग रहा कि मेरी ताकत ज्यादा है और मैं तुम लोगों को नुकसान न पहुंचा दूं? आकर्ष ने मजाकिया अंदाज में पूछा। क्या तुम वही आकर्ष हो जो अग्नि गुरुकुल के शिष्यों में हाल ही में प्रसिद्ध हुआ है? जवाब देने की जगह सुप्रिया ने वापस आकर से ही सवाल किया। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं वही आकर्ष हो सकता हूं? आकर्ष ने बिल्कुल शांत स्वर में पूछा। सबसे पहले तुम्हारा नाम, उसके बाद तुम्हारी ताकत और सबसे आखिर में तुम्हारे शब्द।
तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे नाम के बारे में किसी को भी ना बताऊं। सभी के सामने तुमने अपने आप को अंश के नाम से परिचित करवाया। क्या इतने कारण शक करने के लिए पर्याप्त नहीं है? सुप्रिया ने जवाब दिया, बिल्कुल पर्याप्त है। और शक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं वही आकर्ष हूं। आकर्ष ने कहा। सुप्रिया को उम्मीद तो थी, लेकिन फिर भी आकर्ष के सामने से स्वीकार करने के बाद वह आश्चर्यचकित होने से अपने आप को रोक नहीं पाई। तो तुम यहां पर क्या कर रहे हो? जब मैंने तुमसे पूछा था तब तुमने बताया था कि तुम यहां शहर में किसी काम से आए हो। वह क्या काम था? सुप्रिया ने पूछा। मैं यहां पर कुछ लोगों को ढूंढने आया था, लेकिन अब लगता है कि वह यहां पर नहीं है। सच कहूं तो मुझे तुमसे एक मदद भी चाहिए थी। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ आसपास ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मुझे सबसे ज्यादा स्वार्थी और घटिया लोग मिल सकते हैं? कोई लुटेरों का समुदाय या ऐसा कुछ? आकर्ष ने सुप्रिया से सवाल किया। एक ऐसी जगह जहां पर लुटेरों के जैसे लोग हो। ऐसी किसी जगह के बारे में तुम क्यों जानना चाहते हो? सुप्रिया ने पूछा। बस मुझे काम है। तुम बस यह बताओ कि ऐसी कोई जगह के बारे में तुम जानती हो या नहीं। आकर्ष ने कहा। ऐसी एक जगह के बारे में मुझे पता तो है, लेकिन वहां पर सारे लोग बुरे हो यह मैं नहीं कह सकती। सुप्रिया ने जवाब दिया। कोई बात नहीं। तुम बस बताओ कि वह जगह कौन सी है। आकर्ष ने थोड़ा उत्साहित होते हुए पूछा। अगर ऐसी कोई जगह उसे मिल जाती है तो वह काफी आसानी से वहां के बुरे लोगों को खत्म करके अपने चक्रमूल के रंग को बदल सकता था। उच्चतल के मध्य का भाग केंद्रीय भाग कहलाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम है कालगढ़। इस शहर को यह नाम दो वजहों से मिला है। सबसे पहले तो यहाँ पर कोई भी किसी को भी खत्म कर सकता है और उसे कोई सजा नहीं मिलती। सभी की आंखों के सामने अगर कोई किसी को मार भी दे तो भी कोई किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आता। और दूसरा कारण है यहाँ के 3 सबसे शक्तिशाली गुरुकुल में से एक गुरुकुल कालक्षेत्र गुरुकुल। यह पूरा शहर इस गुरुकुल के ठीक सामने स्थित है। यह शहर कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3 शक्तिशाली गुरुकुलों में शामिल होने के बावजूद अगर इस गुरुकुल के शिष्य इस शहर में जाकर किसी से दुश्मनी कर लेते हैं और उन शिष्यों को मार दिया जाता है तो भी गुरुकुल के उच्च अधिकारियों की तरफ से उन शिष्यों को बचाने की कोई कोशिश नहीं की जाती। सुप्रिया ने जवाब दिया। ऐसा क्यों? आकर्ष ने पूछा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पूरा शहर शक्तिशाली योद्धाओं से भरा हुआ है। शैल मंडल के योद्धा तो वहां पर हर रोज देखने को मिल जाते हैं। कहा जाता है कि यह शहर तब से अस्तित्व में है जब से सोमालिया महाद्वीप 2 टुकड़ों में टूटा था। उस समय एक शैल मंडल के 9वें स्तर के योद्धा के द्वारा इस शहर की स्थापना की गई थी। कालक्षेत्र गुरुकुल के उच्च अधिकारी यहाँ पर आकर इसलिए भी परेशानी खड़ी नहीं करते क्योंकि शहर में ऐसे कई छुपे हुए योद्धा हैं जिनकी ताकत कालक्षेत्र गुरुकुल के उच्च अधिकारियों से भी ऊपर है। सुप्रिया ने जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर आकर्ष कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। यह जगह बिल्कुल वैसे ही थी जैसी उसको अपने शिकार के लिए चाहिए थी। ऊपर से कालक्षेत्र गुरुकुल के साथ भी उसकी दुश्मनी थी। ठीक है, इतनी जानकारी पर्याप्त होगी। चलो फिर अब मैं चलता हूं। आकर्ष ने कहा। तुम जा रहे हो? सुप्रिया ने आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा। इस समय उसकी आंखों में हल्की सी अस्थिरता भी थी। हाँ, तुम्हें याद है ना मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर किसी जरूरी काम से आया हूँ।
असल में मुझे इस कालगढ़ के बारे में ही जानना था। मेरी पत्नी और बेटी दोनों को बचाने के लिए मुझे वहां पर जाना होगा। आकर्ष ने जवाब दिया। उसने जानबूझकर यहाँ पर अपनी पत्नी और बेटी का जिक्र किया था, क्योंकि वो जानता था कि सुप्रिया की भावनाएं समय के साथ गहरी होती जा रही है। अगर अभी उन्हें विराम नहीं दिया गया तो आगे भविष्य में वह बड़ी समस्या खड़ी कर सकती थी। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आकर्ष की एक पत्नी और बेटी है, इस बारे में सुनते ही सुप्रिया के चेहरे का रंग पीला पड़ने लगा। आकर्ष ने यहाँ पर सुप्रिया को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया। उसने बस आखिरी बार उससे अलविदा कहा और फिर उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। शुरू से लेकर अंत तक सुप्रिया बस अपनी जगह पर स्तब्ध होकर खड़ी रही। वह खुद यह मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन मन ही मन इस बात को जानती थी कि उसकी भावनाएं गहरी हो रही है। ऐसे में आकर्ष का अचानक से अपनी पत्नी और बेटी का जिक्र करना, इसने न सिर्फ उसकी भावनाओं की दुनिया को तोड़ा बल्कि सुप्रिया को काफी ज्यादा दुखी भी कर दिया। आकर्ष भी जानता था कि इससे सुप्रिया को दुख होगा, लेकिन कम से कम यह उस दुख से तो बेहतर था जो आगे भविष्य में उसे मिल सकता था। शहर में एक वेश्यालय था। यह एक बहुमंजिला इमारत थी जिसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर इस समय एक मध्य अवस्था का आदमी बैठा था और भोग विलास में डूबा हुआ था। उसके सामने कुछ महिलाएं नृत्य कर रही थी। वह भी काफी आराम से फल खाते हुए उस नृत्य का आनंद ले रहा था। मुझे तो लगा था कि सतीश काफी अच्छा योद्धा है, पर इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी कि वह यहाँ पर आकर महिलाओं के नृत्य से अपना मनोरंजन करता होगा। वह मध्य अवस्था का आदमी जिसका नाम सतीश था, उसे अचानक से एक तीखी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही सतीश के चेहरे पर से मुस्कुराहट पूरी तरह गायब हो गई और उसकी जगह कर्कशता ने ले ली। तुरंत से उसका ध्यान खिड़की की तरफ गया। बैंग! अगले ही पल खिड़की टूटी और उसके भीतर से एक परछाई अंदर दाखिल हुई। यह एक 30 से 40 वर्ष का व्यक्ति था जिसने पूरे काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। जब वह चल रहा था तो उसके कदमों की हल्की सी भी आहट सुनाई नहीं दे रही थी। जब तक सतीश कुछ समझ पाता, एक तलवार सीधे उसके गले के सामने आकर रुक गई। कौन हो तुम? सतीश ने कांपती हुई आवाज में सवाल किया। सामने खड़ा व्यक्ति असल में कोई और नहीं बल्कि आकर्ष था। कालगढ़ जाने के लिए वह एक कड़ी ढूंढ रहा था और यह कड़ी उसे सतीश के रूप में मिली। लोगों से पूछताछ करने के बाद उसे खबर मिली कि सतीश उसे कालगढ़ पहुंचा सकता है। मुझे इससे कुछ देर बात करनी है, तुम सभी जा सकती हो। आकर्ष ने वहां पर खड़ी सभी महिलाओं की तरफ देखते हुए कहा, जो उसके डर से अब नृत्य करना रोक चुकी थी। आकर्ष का आदेश मिलते ही वह सभी महिलाएं वहां से चली गई। अब वहां पर सिर्फ 2 लोग बच गए थे, एक आकर्ष और दूसरा सतीश। तुम्हें क्या चाहिए? अस्त्र? जड़ी बूटियां? तुम्हें जो चाहिए मैं वह सब कुछ दे सकता हूं, बस मुझे जाने दो, सतीश ने गंभीर स्वर में आकर्ष से कहा। हालांकि उसकी आंखों में डर भी था, लेकिन पहले की तुलना में अब यह डर काफी कम हो गया था। कारण था आकर्ष का शांत होना। सतीश को समझ में आ चुका था कि अगर सामने वाला उसे मारना चाहता तो कब का मार चुका होता। वह इतने आराम से अगर उसके सामने खड़ा था तो निश्चित रूप से उसे कुछ चाहिए था। मुझे तुमसे बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए। मुझे जानना है कि कालगढ़ शहर कैसा है, वहां तक जाने का रास्ता, वहां की आंतरिक संरचना और वहां की ताकतें। तुम्हें जो कुछ पता है मुझे सब कुछ बताओ, आकर्ष ने कहा। यह सुनकर सतीश को पहले तो थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कालगढ़ जाने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता था।
खैर सतीश को बस जानकारी देनी थी, तो उसने कुछ भी नहीं छुपाया और जो कुछ पता था सब बता दिया। जब वहां का वातावरण इतना अच्छा था, वहां पर तुम इतने आराम से अपना जीवन जी रहे थे, तो फिर यहाँ पर क्यों आए? सारी जानकारी हासिल करने के बाद आकर्ष ने पूछा। सतीश ने जो कुछ भी बताया था उसके अनुसार कालगढ़ शहर ऊर्जा स्तर बढ़ाने के लिए एक काफी अच्छी जगह थी। लेकिन अगर सच में ऐसा था तो फिर सतीश वहां से यहाँ पर क्यों आया? वहां पर मैंने एक ऐसे व्यक्ति से दुश्मनी कर ली थी जो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर था, ऊपर से उसे कई और शक्तिशाली योद्धाओं का समर्थन प्राप्त था। तो अपनी जान बचाने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। सतीश ने जवाब दिया। इतने आराम की जिंदगी छोड़कर तुम यहाँ ऐसे वातावरण में बैठे हो, क्यों तुम्हारा वापस जाने का मन नहीं करता? आकर्ष ने पूछा। कोई भी समझदार योद्धा मुश्किल भरे वातावरण में रहना स्वीकार करता। मैंने भी ऐसा ही किया। सच कहूं तो इसके अलावा मेरे पास दूसरा विकल्प भी नहीं था। जब तक मैं यहाँ पर हूँ किसी को भी शक नहीं होगा। पर जिस दिन मैंने शहर से बाहर कदम रखा और किसी ऐसी जगह पर चला गया जहाँ का वातावरण अच्छा है, तो मुझे काफी जल्दी ढूंढ लिया जाएगा। आपने यह तो सुना ही होगा कि किसी बड़े आदमी के महल में रहने से अच्छा है अपना खुद का एक छोटा घर होना। आजादी सबको प्यारी होती है। बस इसी कारण से मैं अभी तक यहाँ पर हूँ, सतीश ने जवाब दिया। उसके कहने का साफ मतलब यही था कि वह चाहता तो कालगढ़ शहर में भी किसी बड़े आदमी का समर्थन प्राप्त कर सकता था, लेकिन उस समर्थन के बदले उसे किसी और का गुलाम बनना पड़ता जो उसे स्वीकार नहीं था। उसका यह जवाब सुनने के बाद आकर्ष ने आगे और कोई भी सवाल नहीं किया। वह चुपचाप वहां से गायब हो गया। सतीश के लिए यह सब कुछ काफी अजीब था। कोई कालगढ़ जाने के लिए रास्ता पूछ रहा था और उसके लिए उसने उसे धमकाया। अगर वो किसी को भी इस बारे में बताता तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करने वाला था। इधर आकर्ष शहर की सीमा पर आ चुका था। आसमान में आने के बाद उसने एक बार मुड़कर वापस शहर की तरफ देखा। मुश्किल से वह इस शहर में कुछ ही घंटे रहा था, लेकिन इतने कम समय में भी उसने कई लोगों से पहचान बना ली थी। वैसे शहर छोड़ने से पहले उसने आहूजा परिवार के कुल प्रमुख के चक्रमूल को अवशोषित कर लिया था। वैसे तो इसका कोई विशेष फायदा नहीं हुआ था, लेकिन कुछ न होने से तो कुछ होना बेहतर था। कुछ देर तक शहर को देखने के बाद उसने अपने गरुड़ पंखों का इस्तेमाल किया और उच्चतल के केंद्रीय भाग की तरफ रवाना हो गया। अब देखना यह था कि कालगढ़ शहर की उसकी यह यात्रा कैसी रहती है, क्योंकि वहां पर चक्रमूल बढ़ाने के पर्याप्त अवसर थे, लेकिन साथ में जान का जोखिम भी था। एक छोटी सी गलती उसे बड़े खतरे में डाल सकती थी।